प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय शक्ति के कितने प्रकार हैं, राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के लक्षण क्या है, राष्ट्रीय शक्ति की पहचान क्या है, व्हाट इज नेशनल पावर, व्हाट इज इट्स मीनिंग, what types of national power, what is the feature of national power। तो आइए आज के लेक्चर में नेशनल पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल पावर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रों के मध्य संबंधों को मधुर या तनावपूर्ण बनाती है। राष्ट्रों द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों में शक्ति का ही प्रदर्शन होता है। राष्ट्र अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति के बल पर ही दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के बल पर ही कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को न मानने पर बलपूर्वक कार्य करा लेता है। राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ निरंतर शक्ति संघर्ष करते हैं। राष्ट्रों के मध्य संबंधों का मूल समझने का आधार भी शक्ति ही है। राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों की स्थिति को निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर या प्रभावशाली बनाती है। तो ये राष्ट्रीय शक्ति का परिचय था। राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ के बारे में, राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, क्या पहचान है। राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय शक्ति में एक राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए हर तरह के प्रभाव का प्रयोग करता है। अब राष्ट्रीय शक्ति से पहले अगर हम शक्ति के बारे में जानें तो शक्ति क्या है। शक्ति वास्तव में क्या है? शक्ति एक प्रकार का प्रभाव है, एक प्रकार की क्षमता है जिससे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित कर पाता है, निर्देशित कर पाता है, नियंत्रित कर पाता है। यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति या समूह या पक्ष के न मानने पर जबरदस्ती उस पर अपनी नीति को, निर्णय को लादा जाता है। इसी को शक्ति कहा जाता है। और यही शक्ति जब एक व्यक्ति की बजाय एक राष्ट्र के रूप में प्रयोग की जाती है तो ये उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है, जिससे वो राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है, निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। वो केवल अपनी राष्ट्रीय शक्ति के बल पर ही ऐसा कर सकता है। मार्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दी है। मार्गेंथो ने कहा है कि जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों, कार्यों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण बनाए रखने की चेष्टा करता है, यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करवा लेता है। यानी एक राष्ट्र की यह वो शक्ति है जिसके आधार पर वो राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने नीतियों, अपने कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए दूसरों को अपने निर्णयों के अनुसार संचालित करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में हार्टमैन की परिभाषा है। हार्टमैन कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति में वह बोध होता है जिसकी अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। हार्टमैन कहते हैं कि एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों, राष्ट्रीय स्वार्थों, राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति किस ढंग से कर पाता है, किस हद तक कर पाता है, किस सीमा तक कर पाता है, उसी सीमा तक उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति मानी जाती है। होश ने भी राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि शक्ति वो बल है जो राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर डालता है।
यानी शक्ति एक प्रकार की फोर्स है, एक प्रकार का बल है जिससे वो दूसरे राष्ट्रों पर अपने उद्देश्यों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए डालता है, अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, कल्याण के लिए डालता है। राष्ट्रीय शक्ति में तीसरी प्रमुख परिभाषा ऑर्गेन्स्की की है। ऑर्गेन्स्की ने कहा है कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा हो क्यों न हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। यानी ऑर्गेन्स्की कहना चाहते हैं कि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर पाता, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता, उसको निर्देशित नहीं कर पाता, तो उस राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता, चाहे वास्तव में वो राष्ट्र कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो या शक्तिशाली होने का ढोंग करे, जब तक कि वो दूसरों के राष्ट्रों के व्यवहारों को प्रभावित नहीं कर पाता। पामर व परकिंस ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति विश्व राजनीति पर राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। यानी ये राष्ट्र की वो शक्ति है जिससे वो विश्व की राजनीति को प्रभावित करता है, विश्व के राष्ट्रों की राजनीति को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जिसका प्रभाव है उसी को राष्ट्रीय शक्ति कहा जाएगा। श्वर्जनबर्गर ने कहा है कि शक्ति अपनी इच्छा को दूसरों पर लादने की क्षमता है, जिसको न मानने पर प्रभावशाली उपायों का प्रयोग किया जाता है। श्वर्जनबर्गर मानते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है, अपनी जो इच्छा है वो दूसरों पर लादी जाती है, दूसरों पर ज़बरदस्ती डाली जाती है और सामने वाला पक्ष मानने से इनकार कर देता है, तो और ज़्यादा कड़े प्रभाव का, कड़ी ज़्यादा क्षमता का, बल का प्रयोग किया जाता है। पेडलफोर और लिंकन का मानना है कि राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जिसमें एक राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। यानी पेडलफोर्ड और लिंकन दोनों मानते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वो शक्ति है, सामर्थ्य है, अक्षमता है। दोनों चीज़ें इसमें अक्षमता भी है और शक्ति भी है, जो उस राज्य के हितों की पूर्ति के लिए या उसके राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिससे वह प्रयोग करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की वो शक्ति है जिसके बल पर वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित कर पाता है। राष्ट्रीय शक्ति वो राष्ट्रीय क्षमता है, वो राष्ट्रीय बल है, वो राष्ट्रीय योग्यता है जिसके आधार पर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय उद्देश्यों, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शक्ति को कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, इसके कई प्रकार हैं। पहला प्रकार इसका सैनिक शक्ति का है। सैनिक शक्ति को भी हम राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर ही देखते हैं। सैनिक शक्ति किसी भी राष्ट्र की महत्वपूर्ण शक्ति होती है। प्रत्येक राष्ट्र का प्राथमिक राष्ट्रीय हित उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है। प्रत्येक राष्ट्र किसी संभावित आक्रमण या युद्ध से बचने के लिए सैनिक शक्ति में निरंतर वृद्धि करना चाहता है। सैनिक शक्ति के संबंध में E.H. कार नामक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान का कहना है कि शक्ति के पहलू से राष्ट्र का प्रत्येक कार्य युद्ध की दिशा में होता है, इच्छित शस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शस्त्र के रूप में जो अंतिम आश्रय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सैनिक शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सैनिक शक्ति राष्ट्रों के मध्य संबंधों में तनाव या मधुरता उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए इजराइल की मजबूत सैन्य शक्ति के आगे खाड़ी देश युद्ध में कई बार पस्त हो चुके हैं। तो एक राष्ट्र की सैनिक शक्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख पहचान है। तो सैनिक शक्ति को हम राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर दे सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार है आर्थिक शक्ति। एक राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से जितना मजबूत होगा वो राष्ट्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाएगा। आर्थिक शक्ति किसी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षमता की पहचान को प्रकट करता है। जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की है
वह राष्ट्र अन्य क्षेत्रों में विकसित होते भी दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित नहीं कर पाता। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश अलग विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जापान भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक दृष्टि से एक छोटा देश है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राष्ट्रीय शक्ति के प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय शक्ति के अगर तौर पर देखा जाए तो बांग्लादेश विशाल जनसंख्या वाला होते हुए भी कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका नहीं रखता। यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप जो है वो हम अर्थव्यवस्था के विकास से देखते हैं। जिस देश की इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी विश्व में वो देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाएगा। कूटनीतिक शक्ति के भी रूप में हम राष्ट्रीय शक्ति देखते हैं कि जो राष्ट्र कूटनीतिक तौर पर जितना मजबूत है, जितना प्रभावशाली है, जितना कुशल है, वो राष्ट्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। कूटनीतिक शक्ति किसी राष्ट्र की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति है। कूटनीतिक शक्ति किसी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है। कूटनीति किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर निर्णायक प्रभाव डालने में सक्षम बनाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की कूटनीति जैसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की कूटनीति ने ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया और बांग्लादेश नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने भी भारत को विश्व में एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सक्षम बनाया है। राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप जो है कूटनीतिक शक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है कि जिस देश की सरकार के प्रतिनिधि जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपने देश का लोहा मनवाते हैं, अपने देश का प्रभाव बनाए रखती है, वो देश ज़्यादा जो है शक्तिशाली कहे जाते हैं। राष्ट्रीय शक्ति को हम मनोवैज्ञानिक शक्ति के तौर पर भी देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शक्ति किसी राष्ट्र के नेताओं, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, आम नागरिकों की वह भावना है जो पूरे राष्ट्र के लोगों में मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न करती है। यानी राष्ट्रों का मनोबल कैसा है, राष्ट्र के लोगों की राष्ट्र के प्रति श्रद्धा कैसी है, निष्ठा कैसी है, त्याग की भावना कैसी है। अगर राष्ट्र के लोगों का मनोबल ऊंचा है, मनोबल मजबूत है, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, राष्ट्र भक्ति है उस देश के लोगों में, तो वो राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाएगा। उदाहरण के लिए 1969 में वियतनाम की विजय का कारण एक छोटा देश होते हुए सभी लोगों ने भावनात्मक एकीकरण का परिचय दिया। यानी एक बड़े देश का सामना करने के लिए सभी लोगों ने एकजुट होकर के मिल करके मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस संकट का सामना किया। तो जिस देश की मनोवैज्ञानिक शक्ति, लोगों का मनोबल उस स्तर का है, वो भी देश राष्ट्रीय शक्ति में प्रभावशाली राष्ट्र कहा जाएगा। राष्ट्रीय शक्ति को हम जनमत की शक्ति के तौर पर भी देख सकते हैं। जनमत का मतलब है जनता की राय, जनता का विचार। आम जनता या मैक्सिमम जनता जो है उस विचार, उस घटना, उस निर्णय के प्रति किस तरह की राय रखती है। विश्व में प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को विश्व जनमत के आधार पर निर्धारित करता है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसकी नीतियां एवं निर्णय का अन्य राष्ट्र विरोध न कर सके। 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भारत ने अपना वक्तव्य जारी किया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास अपने सैन्य ठिकाने बना रखे थे, जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का विश्व ने अन्य राष्ट्रों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर समर्थन किया। इसी तरह अगर हम आतंकवाद को लें तो आतंकवाद को लेकर के पूरा विश्व चाहता है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए, आतंकवादी संगठनों को समाप्त किया जाए। जो आतंकवादी है उनकी ब्लैक लिस्ट तैयार की जाए, उनकी जो टेरर फंडिंग है वो रोकी जाए। और इसको लेकर के प्राय सभी राष्ट्र जो है इस विचार के समर्थन में रहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो। आतंकवाद जो है सभी देशों को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो जनमत जो है आतंकवाद को समाप्त करने में है,
पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने में है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके पक्ष में भी जो है जनमत रहता है कि प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न किया जाए, कम से कम इसका यूज़ किया जाए। तो इसी प्रकार से जनमत की शक्ति जो है किसी राष्ट्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। राष्ट्रीय शक्ति की पहचान क्या है, विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है? राष्ट्रीय शक्ति की एक पहचान यह है कि इसमें परिवर्तनशीलता का गुण होता है, डायनेमिसिटी होती है। राष्ट्रीय शक्ति हमेशा बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आता है। राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप है वो कभी स्थिर नहीं रहता, समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव आता रहता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की राष्ट्रीय शक्ति को देखें तो उसे लगभग आधी दुनिया को लंबे समय तक अपने साम्राज्य के अधीन रखा, लेकिन वर्तमान समय में इंग्लैंड की वैसी राष्ट्रीय शक्ति नहीं है, परिवर्तन आए। वर्तमान समय में विश्व राजनीति का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, यानी राष्ट्रीय शक्ति परिवर्तनशील है, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आता है। 1950 और 2023 के भारत में हमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। 2023 का भारत 1950 वाला भारत नहीं है। जब संविधान लागू हुआ है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आई। तो हर राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में बदलाव आता है। नव स्वतंत्र देश जितने भी है, स्वतंत्रता के समय उनकी राष्ट्रीय शक्ति कोई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन आज उन राष्ट्रों ने आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, औद्योगिक रूप से, सामरिक रूप से अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है। इसलिए उन राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रीय शक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता तुलनात्मक अध्ययन की है। हम तुलना करके राष्ट्रों की शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्यूरेट, पूरी तरह से शुद्ध हम माप नहीं कर सकते कि किसी राष्ट्र के अंदर जो है कुल कितने मीटर, लीटर, किलोग्राम शक्ति है और दूसरे राष्ट्र के अंदर जो है एग्जैक्ट कितने ग्राम, लीटर या किलोग्राम के रूप में जो शक्ति है। लेकिन मोटे तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है दो राष्ट्रों का कंपैरेटिव स्टडी करके कि कौन सा राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन सा राष्ट्र कमज़ोर है। हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध का अंदेशा होता है, तो विभिन्न जनसंपर्क साधनों से हमें देखने को मिलता है कि भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की तुलना करते हैं, दोनों देशों में कितने सैनिक हैं। परमाणु हथियारों की दोनों देशों की तुलना की जाती है कि किसके पास कितनी है। लड़ाकू विमानों की तुलना की जाती है कि किस राष्ट्र के पास कितने लड़ाकू विमान हैं, किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। मिसाइलों की तुलना की जाती है दोनों देशों में कि किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। टैंकों की तुलना की जाती है, अस्त्र शस्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सैनिकों की अपडेशन, सैनिकों का कौशल जो है उसको लेकर कंपैरेटिव किया जाता है। तो इससे मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली है, किस राष्ट्र के पास ज़्यादा सेना है, ज़्यादा लेटेस्ट हथियार है, ज़्यादा उसकी मारक क्षमता है, वो राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति की एक पहचान तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की पहचान ये है कि इसमें मापन जो है वो संभव नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसका माप किया जाए। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं और वेट को किलोग्राम में नापते हैं या घंटों में। तो इस तरह की कोई परिधि नहीं है राष्ट्रीय शक्ति का विश्लेषण करके ये नहीं बताया जा सकता है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के पास स्पष्ट कितनी शक्ति व कितनी अधिक या कितनी कम शक्ति है, यानी माप संभव नहीं है। जैसे फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था वो फरवरी 2022 से लेकर के लगभग अभी जुलाई 2023 तक चल रहा है धीमी गति से। लेकिन रूस और यूक्रेन का देखा जाए तो कोई कंपैरेटिव नहीं है, दोनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा विशाल अंतर है। रूस एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है और यूक्रेन कभी उसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन लंबे समय के दौरान भी यूक्रेन लगातार जो है रूस के साथ
अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा है। तो एक्यूरेट हम नहीं माप सकते कि एक राष्ट्र बहुत छोटा है, दूसरा राष्ट्र बहुत बड़ा है, तो जो बड़ा राष्ट्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। वियतनाम और अमेरिका का उदाहरण दिया जा सकता है। अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सेनाओं की एंट्री 2000 में हुई थी और लगभग 2020 के आसपास उसकी वापसी हुई थी, लेकिन फिर भी अमेरिका वहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभावशाली कार्य नहीं कर सका, जबकि अफ़गानिस्तान एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र है और अमेरिका एक अग्रणी राष्ट्र है। दोनों राष्ट्रों के बीच कोई हमें कंपैरेटिव दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद लंबे समय तक अफ़गानिस्तान ने अपनी स्थिति को बनाए रखा। राष्ट्रीय शक्ति की एक पहचान सापेक्षता के रूप में भी है। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का संबंध दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों से निर्धारित होता है। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति दूसरे राष्ट्रों की उससे समता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए इजराइल अकेला खाड़ी देशों का मुकाबला नहीं कर सकता अगर उसकी समता अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र न हो। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन बहुत बार गफ वार हो चुके हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो राष्ट्र हैं वो उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके हैं। एक यहूदियों का छोटा राष्ट्र है, लेकिन लगातार चैलेंज कर रहा है। तो इसके पीछे उसकी राष्ट्रीय शक्ति का एक बड़ा आधार है कि उसकी अमेरिका से समता है, उसका अमेरिका से अटैचमेंट है सिक्योरिटी का। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध होकर अपनी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि कर लेता है। अब पाकिस्तान भारत के मुकाबले एक कमज़ोर राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान का चाइना के साथ अलायंस है, गठजोड़ है। उधर भारत और अमेरिका का आपस में गठजोड़ है। तो एक प्रकार से मित्र राष्ट्र के आने से उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, वो राष्ट्र वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। राष्ट्रीय शक्ति की एक पहचान है अविभाजित की। डिवाइड नहीं कर सकते हम पूरी तरह से, अनेक भागों में विभाजित करके इसकी पहचान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शक्ति में एक साथ सभी प्रकार के तत्वों का योगदान होता है। भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, जनसंख्या, तकनीक, कूटनीति, सैन्य क्षमता, मनोबल, विचारधारा, नेतृत्व, मनोवैज्ञानिक एकता इत्यादि का सामूहिक महत्व है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो जनसंख्या में बहुत ज़्यादा विशाल है, लेकिन उनके पास सेना का अभाव है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास जनसंख्या बहुत थोड़ी है। इंग्लैंड जैसा जो देश है क्षेत्र में भी बहुत थोड़ा है, जनसंख्या में बहुत छोटा सा है, लेकिन लगभग आधी दुनिया के ऊपर लंबे समय तक उसने राज किया। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अमेरिका से अगर कंपैरेटिव करें तो अमेरिका से जो 4-5 गुना जो है ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन अर्थव्यवस्था में, सैन्य रणनीति में, हम औद्योगिक विकास में भारत को 5 गुना अमेरिका के कंपैरेटिव नहीं कर सकते। जनसंख्या में 5 गुना है, लेकिन आर्थिक शक्ति में, राजनीतिक परिपक्वता में या औद्योगिक विकास में, सामरिक विकास में, सैन्य रणनीति के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के कंपैरिजन में भारत जो है काफ़ी कमज़ोर है। अगर भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, तो भारत बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है। तो हम एक साथ किसी एक तत्व का जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते। एक साथ कई जो फैक्टर है जो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की एक पहचान जो है सभी तत्वों के समावेश में हमें दिखाई देती है। इसके स्वरूप में सभी तत्वों का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति तेल उत्पादन के कारण मजबूत है, लेकिन यह राष्ट्र अन्य क्षेत्रों में कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं रखता, इसलिए इसे महान शक्तियों में नहीं गिना जाता। अमेरिका और रूस को इसलिए महान शक्ति माना जाता है कि इन राष्ट्रों की आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सैन्य रणनीति, सैन्य तकनीक, सैन्य साजो सामान, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, कूटनीति, शासन व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि में मजबूत स्थिति है। दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश जनसंख्या में बहुत बड़ा महत्व रखने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वहीं जर्मनी और जापान जो है जनसंख्यात्मक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी सीमित है, लेकिन
उद्योग प्रधान देश होने के कारण, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका बड़ा प्रभाव है, बड़ा महत्व है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में अनेक तत्वों का समावेश होता है। राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति प्रभावकारी क्षमता के रूप में भी है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति की पहचान हम उसके प्रभाव में देखते हैं कि दूसरे राष्ट्रों को कितना प्रभावित कर पाता है। अगर कोई राष्ट्र विश्व राजनीति में अपने निर्णयों, कार्यों व विदेश नीति से दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित नहीं कर पाता तो उस राष्ट्र की प्रभावकारी क्षमता के भाव में उसकी राष्ट्रीय शक्ति की कैसे पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में भूटान एक छोटा सा देश है जो चीन और भारत से घिरा हुआ है। जनसंख्या, भूगोल, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सैन्य क्षमता, मनोबल, कूटनीति की कमजोरी एवं भारत पर निर्भरता से भूटान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान दिखाई नहीं देता। तो प्रभाव एक राष्ट्र कितना डाल रहा है। जैसे फरवरी 2022 से लगातार जो है रसिया और यूक्रेन संकट है, तो एक लंबे समय के बाद रसिया ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है कि वो आज भी जो है विश्व राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सभी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और दूसरे प्रतिद्वंदी राष्ट्र जो है चाहकर के भी उसको जो है एक प्रकार से प्रतिरोधक शक्ति के रूप में उसको उसकी नीतियों को समाप्त नहीं कर सकते। तो एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसा प्रभाव दिखा रहा है, उसी से उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का पता चलता है। राष्ट्रीय शक्ति की एक पहचान विदेश नीति के आधार पर भी है। किसी राष्ट्र की विदेश नीति कितनी मजबूत और प्रभावशाली है, ये उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को दर्शाता है। ठोस एवं टिकाऊ विदेश नीति किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करती है। उदाहरण के लिए 2004 से 2014 तक के शासनकाल में भारत की विदेश नीति को उतना मजबूत नहीं माना गया जितना 2014 से 2023 के शासनकाल में। इस काल में सर्जिकल स्ट्राइक करके दक्षिण एशियाई राज्यों में भारत ने अपनी मजबूत स्थिति प्राप्त कर ली। 2020 में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के विरुद्ध भारत की मजबूत सैन्य रणनीति ने राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि यह 2020 का उभरता हुआ भारत है। तो राष्ट्रीय शक्ति की पहचान जो है एक प्रभाव क्षमता के रूप में देखी जा सकती है। राष्ट्रीय शक्ति साध्य और साधन दोनों के रूप में है। साध्य इसलिए है कि दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, शक्ति की अभिवृद्धि करना चाहता है। और साधन इसलिए कि राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की, राष्ट्रीय उद्देश्यों की, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी शक्ति का ही सहारा लेता है, उसे साधन के रूप में लेता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति के बल पर ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका अपनी राष्ट्रीय शक्ति के बल पर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाकर अपने हितों की पूर्ति करता है। साथ ही वह इसका प्रदर्शन करके अपनी राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करता है, जो उसका एक लक्ष्य है। यानी राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रों के लिए एक साध्य भी है, क्योंकि वो इसको और ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, और राष्ट्रों के लिए साधन भी है कि इसके बल पर जो है वो और ज़्यादा जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे राष्ट्रीय पर्व के ऊपर भारत को अगर हम देखें, 26 जनवरी को जो परेड कराई जाती है, किसी विदेशी प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, तो उस समय जो सेना का या जो झांकियों का प्रदर्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाना है कि भारत जो है किस क्षेत्र में कितना एडवांस है, कितना आगे बढ़ रहा है, भारत की कितनी राष्ट्रीय शक्ति है। तो राष्ट्रीय पराक्रम का प्रदर्शन इसीलिए किया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति की पहचान हमें युद्ध के तौर पर भी दिखाई देती है। आमतौर पर शांति काल में हम किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन जब युद्ध होता है तो पता चलता है कि कोई राष्ट्र कितने लंबे समय तक टिक पाता है। जैसे इजराइल एक छोटा देश होते हुए भी खाड़ी देशों को कई बार युद्ध में पराजित कर चुका है। 1979 में सोवियत रूस के सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 2022 में जो रूस यूक्रेन संकट हुआ है, उसमें रूस और यूक्रेन दोनों की ही राष्ट्रीय शक्ति की पहचान हुई है कि लंबे समय तक वो लगातार टकराव और लगातार संघर्ष को जारी रखे हुए हैं।
तो युद्ध के समय किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का पता चलता है। जो युद्ध में हार जाता है उसकी राष्ट्रीय शक्ति कमज़ोर मानी जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर था कि राष्ट्रीय शक्ति से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय शक्ति किसे कहेंगे, राष्ट्रीय शक्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या क्या परिभाषाएं हैं, राष्ट्रीय शक्ति की पहचान प्रकार क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप क्या है, सैन्य शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, औद्योगिक शक्ति के रूप में, कूटनीतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति की हम पहचान कर सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, कैसे राष्ट्रीय शक्ति परिवर्तनशील है, कैसे उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा उसमें प्रभावशाली रहती है। युद्ध के समय यह एक प्रभाव अक्षमता के तौर पर हम राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरा ये पॉलिटिकल साइंस वीडियो लेक्चर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।